देखिए, संसद के दोनों सदनों में आज सरकार राम मंदिर पर प्रवेश करेगी और इस पर चर्चा के बाद शाम को पीएम का बयान भी होगा। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज संसद में राम मंदिर पर प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार की तरफ से दोनों सदनों में ये प्रस्ताव आएगा। लोकसभा में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद सारंगी और संतोष पांडे प्रस्ताव पेश करेंगे। लोकसभा में ये प्रस्ताव नियम 193 के तहत पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा प्रस्ताव पेश करेंगे। राज्यसभा में ये प्रस्ताव नियम 176 के तहत पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद शाम 5 बजे करीब सदन में पीएम मोदी अपना बयान दे सकते हैं। राम मंदिर पर प्रस्ताव को देखते हुए संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। और अब बात प्रधानमंत्री के गुजरात की सौगात की कर लेते हैं। देखिए, आज गुजरात को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1,30,000 लाभार्थियों को आवास देंगे और इसके साथ ही भूमि पूजन का भी कार्यक्रम रहेगा। पीएम मोदी आज गुजरात के लोगों को विकास की सौगात देंगे। पीएम आज प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरी आवास योजनाओं के तहत 1,30,000 घरों का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे पीएम गुजरात के लोगों को विकास की सौगात देंगे। विकसित भारत विकसित गुजरात के तहत मुख्य कार्यक्रम बनासकांठा में होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात के मंत्री, सांसद, विधायक भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गुजरात के सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। 180 से ज्यादा जगहों पर ये कार्यक्रम होने हैं। तो देखिए, इस साल देश की 5 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया और अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। कई पार्टियां अपने नेताओं को ये सम्मान देने की बात कर रही हैं। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद अब दूसरी हस्तियों को भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। बाला साहेब ठाकरे जी का योगदान हमारे महाराष्ट्र के लिए है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो आने वाले समय में मोदी जी उस पर जरूर ये सरकार ध्यान दे। जिनका जैसा योगदान जो क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तो उन्हें उनका ये मिलना जरूरी है। यूपी से भी कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठी है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। और चलिए अब बात आरएलडी की कर लेते हैं। देखिए, आरएलडी कभी भी एनडीए का हिस्सा हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है और इसके इशारे खुद जयंत चौधरी ने दिए हैं। हालांकि सीट शेयरिंग पर किस तरीके से बात बनती है, इस पर भी निगाहें हैं। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं, मैं किस मुंह से इनकार करूं? चंद दिनों से लग रही सियासी अटकलों के बीच अपने दादा को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को बधाई दी, बल्कि साफ संकेत दे दिए कि अब बीजेपी के साथ सियासी सफर पर आगे चलना है। मेरे लिए भावुक पल है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। हालांकि मीडिया के सामने आने से पहले ट्वीट के जरिए जयंत चौधरी ने अपनी भावनाएं जता दी थी। जिस जाट बिरादरी से चौधरी चरण सिंह आते हैं, उनका देश के 3 राज्यों की सियासत में अच्छा खासा दखल है। इसमें उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट हैं, हरियाणा में 30% आबादी जाट वोटर्स की है, राजस्थान में करीब 12% जाट आबादी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो पश्चिम यूपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
ये पता चला कि चौथ साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो बहुत खुशी हुई हमारे गांव में। इधर हल्द्वानी में हिंसा के बाद जो हालात हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। पुलिस भी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और हिंसा की साजिश में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने हल्द्वानी पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि पुलिस पर हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी। न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई। बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई। उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सख्ती से काम किया जाएगा। भारी चौकसी और पुलिस के एक्शन के बीच हल्द्वानी में हालात अब काबू में हैं। हिंसा में 6 उपद्रवियों की जान गई है। हिंसा की साजिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हिंसा की साजिश रचने वाले आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस लगातार इस ओर जो है वो अपना कार्य कर रही है और जो है इसमें सारे जितने उपद्रवी है वो कानून सलाखों के पीछे हो गए। इधर 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और किसान इस बार एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं और किसानों को रोकने के लिए दिल्ली से हरियाणा तक पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। हरियाणा से पंजाब तक किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए तैयारी हो रही है। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को सुबह दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इस बार मुद्दा एमएसपी का है। किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार से चाहते हैं। किसान मजदूर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहते हैं। तो हमारा अनुरोध है सरकार ध्यान से इन बातों के ऊपर भी ध्यान रखे। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में किसानों को रोकने की तैयारी पूरी हो रही है। हरियाणा में शहर शहर किसानों को रोकने की तैयारी है। पुलिस किसानों को कूच से रोकने के लिए मॉक ड्रिल कर रही है। किसान संगठनों में भी इस बार आंदोलन को लेकर एक राय नहीं है। 2020 में दिल्ली कूच का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। ये अपनी मर्जी से कुछ संगठन ने फैसला कर लिया है, कुछ संगठनों जाने का, वो जा रहे हैं ना। और एचकेएम ने भी ये बयान दे दिया कि हम भी शामिल नहीं हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से ईडी आज पूछताछ करेगी। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू की जो BMW कार है वो हेमंत सोरेन के घर से बरामद की गई थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें समन भेजा है। कैश कुबेर सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले सैकड़ों करोड़ रुपए की तस्वीरें अभी भी लोगों को याद है। अब ईडी ने धीरज साहू को पूछताछ के लिए तलब किया है। आज ईडी धीरज साहू से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मामले में होगी। दरअसल दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर ईडी पहुंची थी। वहां से जांच एजेंसी को एक BMW कार मिली। ये कार धीरज साहू की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार का रजिस्ट्रेशन भगवान दास होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर है। BMW कार 16 अक्टूबर 2023 को खरीदी गई। ईडी ने गाड़ी से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए गुरुग्राम के कादरपुर गांव में उस पते पर छापेमारी की जिस पर इस गाड़ी को रजिस्टर्ड कराया गया था। इस मामले में ईडी ने कोलकाता में भी 2 जगहों पर तलाशी ली। तो चुनावी बयार में नेताओं के दल बदल की खबरें भी जोरों पर है। खबरें ये हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस खबर को गलत बताया है। मध्य प्रदेश के दिग्गज कमलनाथ ने अटकलों को खारिज किया है। कमलनाथ ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि मेरे बीजेपी में जाने की खबरें गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात में उन्होंने अपने लिए राज्यसभा और बेटे नकुलनाथ के लिए मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की मांग की। नकुल छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद है। दरअसल कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें ऐसे ही नहीं लग रही हैं। एमपी में कांग्रेस के कई बड़े नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें जबलपुर के मेयर भी शामिल थे जो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे? सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है।
दरअसल कमलनाथ पार्टी के आला नेताओं से नाराज चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें जिस तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तभी से ये कयास लगने लगे कि वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और माना यह जा रहा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का संसद का ये आखिरी सत्र हो सकता है। और आज का दिन बेहद खास भी है क्योंकि सरकार दोनों सदनों में राम मंदिर पर प्रस्ताव भी पेश करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। वहीं पीएम इस पर चर्चा के बाद जवाब भी पेश करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। वहीं आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि राज्यसभा में आज सरकार के श्वेत पत्र पर चर्चा हो रही है। नया संसद भवन, पहला पूरा सत्र, मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र है। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में बने इस नए संसद भवन में पहली बार पूरा सत्र आयोजित हुआ। सरकार ने अंतरिम बजट पेश करने के लिए ये सत्र बुलाया था और माना जा रहा है ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा। वैसे तो संसद की कार्यवाही शनिवार को नहीं होती, लेकिन इस आखिरी सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। बीजेपी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को मौजूद रहने को कहा। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या संसद में आज कुछ बड़ा होने वाला है? इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अटकलें ऐसी हैं, आज सरकार राम मंदिर को लेकर संसद में प्रस्ताव ला सकती है। सरकार दोनों सदनों में प्रस्ताव लाएगी। लोकसभा नियम 193 के तहत राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद्र सारंगी और संतोष पांडे इसे पेश कर सकते हैं। इसके तहत सिर्फ चर्चा होगी, वोटिंग नहीं। वहीं राज्यसभा में प्रस्ताव नियम 176 के तहत लाया जा सकता है। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा इसे पेश कर सकते हैं। इसमें भी बिना वोटिंग के चर्चा का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी वक्त में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर भी संसद में चर्चा कराना चाहती है, लेकिन संसद में सीधे तौर पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है। लिहाजा पार्टी अपने सांसदों के जरिए दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करवाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जवाब कौन देगा ये फिलहाल तय नहीं है। दरअसल पिछले महीने की 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित सभी अनुष्ठान किए थे। इस दौरान गर्भगृह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। सरकार के लिए ये बजट सत्र काफी अहम है क्योंकि अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 17वीं लोकसभा का ये अंतिम सत्र हो सकता है। लिहाजा सरकार चाहती है कि वो हर मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, लोगों को अपने साथ कर सके। वहीं विपक्ष लगातार केंद्र को महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है। अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। 31 जनवरी को शुरू हुआ ये संसद का बजट सत्र ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस ने जहां सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर रिलीज किया तो सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया। यूपीए सरकार की न सिर्फ कमियां, कमजोरियों का खुलासा किया, बल्कि 2004 से 2014 की तुलना में अपनी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों का डंका पीटने की कोशिश की। National security, critical shortage of ammunition and defense equipment was the main feature of 2014 when we inherited the economy. Night vision goggles were not available, so in the nights they couldn't do a thing. In pitch dark they were exposing themselves like sitting ducks. संसद के इस संभावित आखिरी सत्र में पीएम मोदी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। वे सांसदों के साथ घुलते मिलते दिख रहे हैं, उनके साथ चर्चा मशवरा करते दिख रहे हैं, उनके साथ लंच भी करते दिख रहे हैं। वहीं विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस कांग्रेस ने
आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही। उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी कंफ्यूजन में गुजारा किया। जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही। नरेंद्र मोदी ने इसी बजट सत्र के दौरान विपक्ष को वो भी चुनौती दे दी जिसे पार पाना उनके लिए शायद आसान न हो। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है, बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से बढ़ोतरी होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। पीएम का इशारा साफ है, चाहे वो संसद हो या सड़क, बीजेपी की अगुवाई में एनडीए चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। बजट सत्र के बाद बीजेपी के नेता चुनावी रणनीति बनाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाएंगे। राम मंदिर अहम चुनावी मुद्दा होगा, लिहाजा सरकार बजट सत्र और संभावित अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी सत्र में इस मुद्दे को भी दोनों सदनों में पेश करने की तैयारी कर चुकी है। और चलिए नमस्ते भारत में आपको एक बड़ी खबर बता दें। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले झड़प की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर। झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं। चुनाव से पहले बैठक के दौरान देखिए हंगामे की तस्वीर सामने आई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में ये झड़प बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक चल रही थी चुनाव से पहले, उसी दौरान किसी बात को लेकर ये पूरा विवाद हो गया और हंगामे की तस्वीर सामने आई है। जेएनयू की तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं। एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में झड़प। खबर ये है कि झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने की अब वहां पर कोशिश हो रही है। चुनाव से पहले जानकारी दी जा रही है जो कि बैठक चल रही थी, वहां पर कार्यकर्ता दोनों ही तरफ से मौजूद थे और उसी वक्त किसी बात को लेकर ये पूरा हंगामा हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इस तरीके से धमकी दी जा रही है, आप देख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एबीवीपी और लेफ्ट में ये झड़प हुई है। 2 गुटों में झड़प की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जानकारी इस बात की है कि चुनाव होने वाले हैं छात्र संघ के, उससे पहले बैठक चल रही थी और उसी बैठक में हंगामा हो गया जिसमें कई छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। जेएनयू में 2 गुटों में झड़प की खबर, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर भड़ास निकाली जा रही है। कई छात्र घायल भी हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि ये आंकड़े अभी सामने नहीं आ रहे हैं कि कितने छात्र जख्मी हुए, लेकिन देखिए जिनको चोट लगी है वो कैमरे के सामने आकर बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। और एक दूसरे का नाम लेकर ये पूरी भड़ास निकाली जा रही है। चुनाव से पहले बैठक के दौरान हंगामा हुआ है। जेएनयू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये पूरा विवाद हुआ है। विवाद की मुख्य वजह क्या है, किस बात पर ये पूरा विवाद हुआ है, ये तमाम चीजें हम आपके सामने रखेंगे। आजादिका मेरी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आजादिका, 2 गुटों में झड़प एबीवीपी और लेफ्ट में, क्या ये बात थी जिस पर ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया? देखिए, आपको बताएं कि जेएनयू में जो बवाल की खबर है, हमने अभी कुछ देर पहले आपको जनता को बताई है, दर्शकों को बताई है। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में, साथ में लेफ्ट के संगठनों के बीच में ये आसपास की जो बयानबाजी है वो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी डिटेल्स नहीं आई हैं कि किस बात को लेकर, किस एक चर्चे को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ। मारपीट भी दिखाई दे रही है आसपास में। करीबन 9:30 बजे का वक्त बताया गया था, जहां पर जनरल बॉडी की मीटिंग थी रात को। पहले ये कहा गया है एबीवीपी के वर्जन में कि ऐसे में जेएनयू एसयू के द्वारा कोई कास्टिस्ट कमेंट दिया गया, जिसके बाद ये सारा बवाल हुआ। वहीं अगर हम बात करें एनएसयूआई के वर्जन की, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक संघी विचारधारा है। हालांकि देखिए, विचारधारा की ये लड़ाई है और ये पहली बार तस्वीर जेएनयू से देखने को नहीं मिल रही है। आजादिका, पहले भी हमने इस तरीके की खबरें कवर की है। बहुत शुक्रिया आजादिका, तमाम जानकारी अपडेट के लिए।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता जिस तरह से पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, उन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसी खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए इस खबर को गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव की आहट के साथ ही दल बदल की बयार भी बहने लगी है। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने ही पाला बदलकर न सिर्फ बिहार में महागठबंधन को झटका दिया, बल्कि ये भी संकेत दे दिए कि इंडिया गठबंधन की नींव वाकई में कमजोर है। अब जब तकरीबन ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन ने एक और सहयोगी जयंत चौधरी को भी एनडीए का दामन थामते देखना है, तो कई और कयास को भी बल मिल रहा है। कांग्रेस के कई नेता भी दल बदल की कोशिशों में हैं। इनमें एक नाम मध्य प्रदेश के दिग्गज कमलनाथ का भी शामिल है। खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि कमलनाथ इनसे इनकार करते हैं। कमलनाथ ने एबीपी न्यूज से कहा, मेरे बीजेपी में जाने की खबरें गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात में उन्होंने अपने राज्यसभा और बेटे नकुल नाथ के लिए मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा की सीट मांगी। नकुल छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद हैं। दरअसल कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें ऐसे ही नहीं लग रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं थी, जिसमें जबलपुर के मेयर का नाम भी शामिल है, जो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। इस पर जब कमलनाथ से पूछा गया तो उनका क्या कहना है, सुनिए। कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। दरअसल कमलनाथ पार्टी के आला नेताओं से नाराज चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तभी से ये कयास लगने लगे वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये सब देखिए हवाएं चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या कहें? कमलनाथ को लेकर बीजेपी में भी हलचल तेज है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता उन पर तंज भी कस रहे हैं। हम तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल, और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। दरअसल कमलनाथ को लेकर कांग्रेस में कलह ही कलह है। कांग्रेस के कई नेता उन पर हमलावर हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर फोड़ा था। ये भी आरोप लगाए गए थे कि कमलनाथ का कहीं बीजेपी से सांठगांठ तो नहीं। ये भी दावा किया गया कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। ये भी सवाल उठाए गए, आखिर कमलनाथ के घर ईडी या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है। कमलनाथ पर एक तरफा फैसला लेने का भी आरोप लगा। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हीं की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा गया। हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा गया। कहा गया कि उनकी वजह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो सका। इसके अलावा कमलनाथ ने पूरा विधानसभा चुनाव पार्टी को अपने हिसाब से लड़वाया। कथावाचक की सभा में गए, हिंदुत्व की पिच पर आकर राजनीति की। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया। हालांकि सियासी हलचल में उनकी कोई पार्टी में भूमिका नहीं है, जबकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में हार के बाद भी अशोक गहलोत, भूपेश बघेल की पार्टी संगठन में अहम भूमिका है। लेकिन कमलनाथ नजरअंदाज होने की स्थिति में है, लिहाजा वो फिर दिल्ली आना चाहते हैं। इसके लिए राज्यसभा की सीट के लिए वो जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वहीं अपने बेटे के लिए फिर से छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर ऐसे में उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फैसला वो क्या लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।